बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारा चैप्टर भी आज डन हो जाएगा। चैप्टर 5 है हमारा टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम और लास्ट टॉपिक है हमारा होम्योस्टासिस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि होम्योस्टासिस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और डिफरेंट ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं उनका होम्योस्टासिस के अंदर क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होम्योस्टासिस क्या है। होम्योस्टैसिस आपकी बॉडी की वो एबिलिटी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी है जो कि उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखती है, डिस्पाइट इसके कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। सही है। लेट सपोज कि आपकी बॉडी है ना, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो डिफरेंट जो है सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंजेस को किस तरह सर्वाइव करता है। ठीक है। अगर आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट की बात आ जाए तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें आपके बॉडी के टेम्परेचर का रेगुलेशन आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, ब्लड शुगर आ जाता है, पीएच लेवल आ जाता है। बॉडी टेम्परेचर आप लोग जानते हैं कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस है। ब्लड प्रेशर आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वेरी करता है, 80 से 120 इसकी वैल्यू होती है। ब्लड शुगर आपकी 80 टू 90 से लेके 120 तक होती है। और पीएच लेवल ब्लड का और डिफरेंट फ्लूइड का वेरी करता है। ठीक है। लेकिन इन सब की एक नॉर्मल रेंज होती है। और आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आ रहे हों, आपकी बॉडी ने उसके रिस्पॉन्स में इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल ही रखना है। वो किस तरह रखना है वो हम इस फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे कि होम्योस्टासिस काम किस तरह करता है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टिमुलस। स्टिमुलस आपके पास क्या है। स्टिमुलस कोई भी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज है। लेट सपोज आपका बॉडी टेम्परेचर राइज हो गया। सही है। तो रिसेप्टर जो हैं, जो सेंसर्स हैं, वो उस चेंज को डिटेक्ट करेंगे और कंट्रोल सेंटर को ये इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे कि कोई ना कोई चेंज ऑकर हुआ है। इनपुट्स जो है आपके पास सिग्नल है, ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करेगी, हार्मोन्स के थ्रू ट्रैवल करेगी टू द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर जो कि आपका ब्रेन होगा और नर्वस सिस्टम की सूरत में, या फिर आपका कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स होंगे एंडोक्राइन सिस्टम की सूरत में, ये आपके इनपुट को कंपेयर करेंगे नॉर्मल रेंज यानी कि सेट पॉइंट से, और फिर वो जो है रिस्पॉन्स को डिसाइड करेंगे। आउटपुट जो है, कंट्रोल सेंटर जो भी सिग्नल इफेक्टर्स को आउटपुट सेंड करेगा, वो आउटपुट होगा। ठीक है। इफेक्टर आपके ऑर्गन हैं, टिश्यूज हैं, या फिर वो सेल्स हैं जो कि इस चेंज को रिवर्स करने के लिए एक्ट करेंगे। लेट सपोज अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया है, तो जो इफेक्टर्स होंगे वो आपके स्वेट ग्लैंड्स होंगी जो कि स्वेट प्रोड्यूस करेंगे ताकि बॉडी कूल डाउन हो जाए। और आपके रिस्पॉन्स में बॉडी का वो उस एक्शन ने आपके बॉडी कंडीशंस को दोबारा नॉर्मल कर दिया और होम्योस्टासिस रिस्टोर हो गया है। यानी कि जो स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन हो गया है। इसको आगे हम एक एग्जांपल से इस तरह समझेंगे कि आपके बुक में एग्जांपल दी गई है बॉडी टेम्परेचर की, कि बॉडी टेम्परेचर किस तरह से रेगुलेट हो रहा है। लेट सपोज कि आपके बॉडी टेम्परेचर जो है वो फॉल हो जाता है, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, कोई बाहर जो है ना कोल्ड कंडीशन है, स्नोफॉल हो रही है या वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो स्टिमुलस की सूरत में क्या है। स्टिमुलस की सूरत में ये है कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो गया है, वो कम हो गया है। अब जो रिसेप्टर्स हैं, यानी कि जो स्किन रिसेप्टर हैं या जो हाइपोथैलेमस है आपके ब्रेन में, उसने ये चेंज डिटेक्ट किया है कि आपका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है। अब कंट्रोल सेंटर जो है, यानी कि आपके ब्रेन के अंदर ना एक टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है। ठीक है। उसने टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है और इफेक्टर्स ब्रेन को पता चला है कि जी बॉडी टेम्परेचर जो है वो फॉल हो गया है। अब उसने जो है इसको रेगुलेट करने के लिए इफेक्टर यानी कि मसल्स को कहा है कि आप शिवरिंग स्टार्ट कर दो ताकि हीट जनरेट हो जाए। और उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ है कि बॉडी टेम्परेचर आपका दोबारा से नॉर्मल हो गया है, यानी कि राइज हो गया, तो उसका मतलब नॉर्मल हो गया। पहले इसको समझें कि स्नोफॉल हो रही थी, आपका बॉडी टेम्परेचर फॉल हो गया। स्किन ने और हाइपोथैलेमस ने ये डिटेक्ट किया है कि आपका बॉडी टेम्परेचर फॉल हो गया है। तो कंट्रोल सेंटर जो कि ब्रेन है, उसने ये ऑर्डर पास किया मसल्स को कि वो शिवरिंग स्टार्ट कर दें ताकि हीट जनरेट हो और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। सादा अल्फाज में, आपको सर्दी लग रही थी, आपने जैसे शिवरिंग स्टार्ट की तो आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। अगर हम इसको दूसरे कंडीशन में देखें कि बॉडी टेम्परेचर लेट सपोज राइज हो जाता है। सही है। या तो गर्मी ज़्यादा है या फिर आपने कोई हैवी एक्सरसाइज वगैरह की है,
तो इस सूरत में स्टिमुलस क्या होगा? इस सूरत में आपका स्टिमुलस होगा कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइज़ हो गया, सही है? वर्क की वज़ह से, एक्सरसाइज़ की वज़ह से। तो अगेन जो स्किन रिसेप्टर्स हैं, जो हाइपोथैलेमस हैं, उसने इस इंक्रीज़ को डिटेक्ट किया है और कंट्रोल सेंटर जो कि आपके ब्रेन में एक टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम है, उसने इफ़ेक्टर्स जो हैं, अब की बार जो इफ़ेक्टर्स हैं ना वो मसल नहीं है। अब की बार जो इफ़ेक्टर्स हैं वो स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो एक्टिवेट हो गई हैं और स्वेटिंग स्टार्ट हो गई है। और इसके रिस्पॉन्स में जब वो स्वेट एवापोरेट होता है तो आपकी बॉडी कूल्स डाउन होती है और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। फाइनल रिजल्ट क्या है आपका कि आपका जो है बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो गया है अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड और होम्योस्टासिस जो है वो मेंटेन हो गया है। सही है कि जब टेम्परेचर आपका बढ़ गया था बॉडी का, तब क्या हुआ कि आपको स्वेटिंग हुई और आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, और जब आपका बॉडी टेम्परेचर फॉल हुआ था तब आपने शिवरिंग स्टार्ट की और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। ठीक है? सिंपल सा टॉपिक है, बस बार-बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। इसी तरीके से अगर आप ग्लूकोज़ का होम्योस्टासिस देखें कि आपकी अगर ब्लड शुगर है या इसको ब्लड ग्लूकोज़ कह लें, वो हाई हो गई है। आपने खाना खाया है, आपने कोई जूस पिया है, आपने कोई ज़्यादा मतलब मीठा खा लिया है, ठीक है, कोई डेज़र्ट वगैरह ले लिया है। तो उस सूरत में पता है क्या होगा? पैंक्रियाज़ जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ करेंगे जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। इसके रिस्पॉन्स में वो जो लिवर है ना, वो जो ब्लड में प्रेज़ेंट है ग्लूकोज़ उसको स्टोर करेगा एज़ ग्लाइकोजन, और मसल सेल, लिवर सेल, फैट सेल्स भी जो है ना एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ को टेक अप करना स्टार्ट कर देंगे और आपका रिज़ल्ट ये होगा कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज़ लेवल हाई हो गया था वो दोबारा डिक्रीज़ बैक हो जाएगा नॉर्मल में। और अगर आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल लो हो जाता है, मतलब आप फास्टिंग कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज़ में आपकी ब्लड ग्लूकोज़ लेवल यूटिलाइज़ हो गई है, तो अब पैंक्रियाज़ इंसुलिन रिलीज़ नहीं करेगा। अब पैंक्रियाज़ ने रिलीज़ किया है ग्लूकागॉन, और लिवर्स भी जो है, जो उसने अगर कोई ग्लूकोज़ जो है वो स्टोर करके ही रखता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उसको ब्रेक डाउन कर देगा ग्लूकोज़ में, और वो ग्लूकोज़ जो है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल हो जाएगी। एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज़ लेवल दोबारा आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है? फाइनल आउटकम हमारा क्या है कि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन है नॉर्मल रेंज में। यानी कि अगर हाई ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है तो पैंक्रियाज़ इंसुलिन रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है? और लिवर ने भी जो है ना ग्लूकोज़ स्टोर कर लिया एज़ अ ग्लाइकोजन, मसल सेल और लिवर सेल और फैट सेल ने भी ग्लूकोज़ अपटेक करना शुरू कर दिया है, ताकि आपका जो है ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज़ नॉर्मल हो जाए। और अगर लो ब्लड ग्लूकोज़ है तो पैंक्रियाज़ ने ग्लूकागॉन रिलीज़ किया है। लिवर ने भी जो ग्लाइकोजन स्टोर किया हुआ था उसको ग्लूकोज़ में ब्रेक डाउन कर दिया है और जो है ना ब्लड स्ट्रीम में उस ग्लूकोज़ को रिलीज़ कर दिया है, ठीक है? नेक्स्ट हम अपनी एग्ज़ाम्पल देखेंगे एक्सरसाइज़ की, ठीक है? बेटा जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपका जो है ना एक्सरसाइज के आपके बॉडी पे मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। बॉडी टेम्परेचर पे भी इफेक्ट होता है, आपके फ्लूइड लेवल्स पे भी यानी कि H2O वगैरह पे भी इफेक्ट होता है, आपके ब्लड शुगर वगैरह पे भी इफेक्ट होता है। आपकी बुक में सिर्फ ब्रीदिंग ही डिस्कस हुआ हुआ है, लेकिन हम सारे फैक्टर्स जो है ना ज़रा सा ब्रीफली देख लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर हाई होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो फिर आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है ताकि वो स्वेट एवेपोरेट हो और बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाए। हाइपोथैलेमस जो है इन्वॉल्व है, वो टेम्परेचर और ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है और ब्लड जो है ना ये थ्रू आउट द बॉडी हीट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वाटर बैलेंस आपका होता है कि किडनी जो है ना वो वाटर बैलेंस जो है मेंटेन करती है, यूरिन आउटपुट को रेगुलेट करती है और डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको डिहाइड्रेशन ना हो उससे जो है ना प्रिवेंट करती है। ब्लड शुगर, पैंक्रियाज जो है वो ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, मसल्स जो है ना वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं, लिवर जो है वो ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा नीडेड होती है उसको जो है वो रिलीज कर देता है, ठीक है? ब्रीदिंग जो आपके बुक में डिस्कस हुई हुई कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है कि मसल्स को जो है ना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस कर रहा होता है। ब्रीदिंग रेट फिर आपका इंक्रीज़ हो जाता है। जब आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो वो ऑक्सीजन सप्लाई को भी जो है मेंटेन करता है और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव कर देता है और पीएच को भी बैलेंस करता है। मोर ओवर आपकी नर्व्स भी डायलेट हो जाती हैं, ठीक है? ताकि ये आपका जो है ब्लड प्रेशर वगैरह और ये जो आपका ब्रीदिंग रेट वगैरह है ये मेंटेन रह सके, ठीक है?
अब हम कहेंगे कि डिफरेंट जो है ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है होम्योस्टैसिस में। किस तरह? आप पिछली एग्जाम्पल एक्सरसाइज में देख ही रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ एक एक्टिविटी से कितने सारे सिस्टम इन्वॉल्व हैं। तो बारी-बारी अगर हम अलग-अलग जो है ना आपके ऑर्गन सिस्टम को देखें, तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो एनवायरनमेंट में जो कोई भी चेंज है उसको डिटेक्ट करता है, सिग्नल सेंड करता है और बॉडी को जो है ना फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। जैसे कि हार्ट रेट हो गया, ब्रीदिंग हो गया। एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम आपका हार्मोनल सिस्टम है। ये ब्लड में डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करता है, तो जिसके ज़रिए वो जो है ना मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और लॉन्ग टर्म जो है ना बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी के। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। प्रॉपर पीएच और ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगेन फूड को ब्रेक डाउन करता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में और एनर्जी प्रोवाइड करता है, मटेरियल प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी के रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम अगेन वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी हैं जैसे यूरिया है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, सॉल्ट्स हैं, उनको रिमूव करता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जैसे कि स्किन, हेयर और नेल्स वगैरह हैं, ये आपकी बॉडी को डिफरेंट इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं थ्रू स्वेटिंग और ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक हो गया डन, ये चैप्टर भी हो गया डन। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो होम्योस्टासिस को बेस्ट डिफाइन कर रहा है। सही है? पहला ऑप्शन है कि इंटरनल कंडीशंस को जो है एडजस्ट करने का जो प्रोसेस है वो, या फिर बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करना है इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड एक्सटर्नल कंडीशन, या फिर ब्लड ग्लूकोज की फ्लक्चुएशन लेवल जो थ्रू आउट द डे होती है वो, या फिर हार्ट रेट को डिक्रीज करना इन रिस्पॉन्स टू फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग मुझे बताएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये चैनल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आप लोगों को आ भी रहा होगा। और अगेन मेहनत मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी से सरफराज करेगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह हाफिज़।